हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 25 जुलाई का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। स्टिल इनकम्प्लीट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बीच के रिश्तों पे लिखा गया है। रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं बार बार, और अच्छे होने के बावजूद फिर से ख़राब होने की गुंजाइश क्यों बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल पीस को अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आपको आंसर करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, देख रहे हो ना, हर तरह के क्वेश्चंस इनमें इंक्लूडेड हैं। अब आंसर कैसे करना है? ड्यूरिंग द क्लास में जो चीज़ें आपसे शेयर करूं वही चीज़ें इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करनी है। जब मैं आपको समथिंग रिलेटिंग टू सी या नेवी बताऊं, वन वर्ड, वही वन वर्ड आपको क्लास के लास्ट में इस क्विज़ की जगह पे रखना है। कोशिश आपकी रहेगी कि 6 में से 7 में से आपको 7 मार्क्स मिलें, आप हर एस्पेक्ट को इंग्लिश के कवर करें। शुरू करेंगे क्लास को। मन से लो क्लास को और पूरे मार्क्स लिया करो क्विज़ में, है ना। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी स्टिल इनकम्प्लीट। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा। कह रहा है अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। और किस चीज़ में अधूरा है भाई? ऑन इंडिया श्रीलंका टाइज एंड देयर विजन। बात हो रही है इंडिया और श्रीलंका नाम की कंट्रीज़ के टाइज की, आपसी रिश्तों की। ये टाई का मतलब होता है रिश्ता, अलायंस, लिंक। और उनके विज़न की, भविष्य को लेकर के उनकी सोच की। विज़न क्या होता है? आपकी आगे की नज़र, आप आगे क्या सोच पाते हैं, क्या देख पाते हैं, दैट इज़ योर विज़न। दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते और उनकी विज़न में अभी भी काफ़ी चीज़ें अधूरी हैं। कुछ चीज़ों पे उनको बात करने की ज़रूरत है, लेकिन बात कर नहीं पा रहे हैं। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडियाज टाइज विद श्रीलंका आर बाउंड बाय द तमिल क्वेश्चन। भारत के जो टाइज हैं, भारत के जो रिश्ते हैं श्रीलंका के साथ, वो सारे रिश्ते बंधे हुए हैं, बाउंड हैं तमिल क्वेश्चंस के साथ में। तमिल लोगों के साथ में जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, इंडिया और श्रीलंका का जो तमिल लोगों का या तमिलियन लोगों का जो कनेक्शन है, उससे जुड़े हुए हैं। आप श्रीलंका को कितनी भी हेल्प कर दो फाइनेंशियली, आप कितनी भी सड़कें बना लो, फ्लाईओवर्स बना लो श्रीलंका के साथ में, वहाँ यूपीआई ले आओ, जब तक तमिल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, टाइज आपके और श्रीलंका के फिर ख़राब हो जाएंगे और आप बहाना मारोगे चाइना का, है ना। चलिए अब ये तमिल क्वेश्चन है क्या, तमिल लोगों का क्या कनेक्शन है, ये आप आर्टिकल में देखेंगे। टाइज आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ होना, ठीक है, बंधा हुआ होना। एडजेक्टिव है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको टाइड या रिस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हैं। बाउंड से ही आप वर्ड बनाते हैं बाउंडेशन। सुना होगा ना आपने वर्ड बाउंडेशन, सबने सुना हुआ है वर्ड तो। बाउंडेशन मतलब आपकी आपके ऊपर कोई कंपल्शन हो, रेस्ट्रिक्शन हो, पाबंदी हो, पाबंदी बोल सकते हैं, पाबंदी। तो जब आप बंधे होते हैं तब आप पाबंद भी होते हैं, है ना। तो ये रिश्ते पाबंदी हैं। बाउंडेशन नाम का वर्ड बाउंड से ही बनाना सीख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। आर्टिकल की सारी वोकैब आपसे शेयर करेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। ऑफ कोर्स एक लाइक और एक शेयर क्लास को आप ज़रूर से दें ताकि ये क्लास दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे यहीं पे ही वोकैब का। मुझे ये बताओ, विज़न जो है, विज़न, इसका मतलब होता है आगे का देखने का नज़रिया, है ना, ऐसा समझ लो। ऐसा आदमी जो आगे तक देख पाए, ऐसा पर्सन जो दूर तक देख पाए, उसके लिए क्या वन वर्ड है इंग्लिश में। और फिर वो भी बता देना, ऐसा आदमी जो दूर तक ना देख पाता हो, बस आज आज का ही जानता हो, कल की ना सोच पाता हो, कौन सा वन वर्ड है। ठीक है, थोड़े एडवांस वन वर्ड्स हैं। दूर तक देख पाने वाले के लिए वन वर्ड शुरू होता है सी से, आपको हिंट दे रहा हूँ। और पास तक ही जो देख पाए, दूर तक ना देख पाए, उसके लिए वन वर्ड शुरू होता है एम से। कमेंट्स में डालो कितने बच्चों को याद है, देखा जाए। चलिए बढ़े आगे। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए।
इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की मैंने अनफिल्टर्ड ट्रूथ इसका टाइटल रख दिया है, लेकिन टाइटल इसका यही है ना, स्टिल इनकम्प्लीट। सही कर देंगे, वो क्या वर्ड्स यही हैं आज की क्लास के। टाइटल को मैं सही कर दूंगा बाद में, है ना। अभी वर्ड्स देख लो, 5 वर्ड्स हैं अपने पास। स्पार्क ऑफ से शुरू करेंगे। स्पार्क ऑफ का मतलब क्या होता है जी? स्पार्क मतलब चिंगारी, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हटना या शुरू करना। अगर चिंगारी लगा के दूर हट रहे हो, पटाखे को शुरू कर रहे हो, किसी भी चीज़ को चिंगारी लगा के स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसको प्रोवोक या इंसाइट कर रहे हो। आप स्पार्क ऑफ कर सकते हैं क्राइसिस को, स्पार्क ऑफ कर सकते हैं दंगों को, इस तरह की चीज़ों को आप स्पार्क ऑफ करते हैं। समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट स्पार्क ऑफ ह्यूज क्राइसिस। कभी कभी छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं भड़का देते हैं बड़े बड़े क्राइसिस को, बड़ी बड़े विपत्तियों को। छोटे छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। क्राइसिस यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, याद रखें। सिंगुलर क्राइसिस का प्लूरल बनाया गया है। ये है क्राइसिस सिंगुलर, पीछे आ रहा है आई एस, पीछे ई एस बनाया तो बन गया प्लूरल। ध्यान दिया करो इन चीज़ों का। स्पार्क ऑफ को इग्नाइट, किंडल, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट और कैटलाइज, इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है। आज ये कैटलाइज नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये कैटलाइज जिन्होंने केमिस्ट्री ली होगी 11th-12th में या ग्रेजुएशन में, उनको अच्छे से पता होगा। कैटालिसिस जो है केमिकल प्रोसेस होती है। कैटालिसिस के अंदर आप किसी प्रोसेस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, आप उसको प्रोवोक या इंसाइट करते हैं कि वो प्रोसेस और तेज़ हो। तो कैटालिसिस जो है ना, वहीं से कैटालाइज नाम का वर्ड बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मैरीटाइम क्या होता है जी? मैरीटाइम ऐसी चीज़ जो सी से या नेवी से, समंदर से या नेवी से जुड़ी हो, मैरीटाइम कहलाती है। मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम ऑक्यूपेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये मैरीटाइम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। मोस्ट इंडियन आइलैंड नेशंस सर्वाइव ऑन मैरीटाइम ट्रेड। ज़्यादातर टापू वाले जो छोटे छोटे देश होते हैं वो सर्वाइव करते हैं समुद्री ट्रेड पे, मैरीटाइम ट्रेड पे। ठीक है, हिंदी में मैरीटाइम को समुद्री बोलते हैं, समुद्री। इसको एक्वाटिक भी बोल सकते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, मैरीटाइम। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ग्लेरिंग। देखिए, हर वो चीज़ ग्लेरिंग है जो ग्लेयर कर रही है, और ग्लेयर का मतलब होता है चमक मारना। तारे चमकते हैं, स्टील चमकता है, कोई भी मेटल हो वो चमकती है ना, ग्लेयर करती है। तो हर वो चीज़ ग्लेयर करेगी जो ग्लेयर कर रही हो या ऑब्वियस हो, एपरेंट हो, दिखाई दे रही हो, साफ 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 साफ। और साफ साफ दिखाई देने वाली चीज़ के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस को भड़कीला भी बोलते हैं। जो दूर से नोटिस में आ जाए, साफ साफ दिखाई दे रहा हो। किसी ने कपड़े पहन रखे हो, लाल रंग की शर्ट, नीचे ब्लू कलर की पैंट, है ना, जीन्स, तो इस तरह की चीज़ें कॉन्स्पिक्यूअस होती हैं, है ना, भड़कीला सा पहना हुआ लिबास या परिधान। सेवरल ग्लेरिंग एरर्स इन योर राइटिंग लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। बहुत सारी साफ साफ दिखने वाली एरर्स आपकी राइटिंग में एक बुरा इंप्रेशन छोड़ सकती है आपके रीडर्स पे। कॉन्स्पिक्यूअस नाम का सिनोनिम इस वर्ड का आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है पार्ले। ये वर्ड वही है जो पार्ले जी बिस्किट से बना है। पार्ले जी बिस्किट इस वर्ड से बना है, ऐसा समझ लो। पार्ले का मतलब होता है बातचीत, किसी डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट को सुलझाने वाली। जब आप चाय पे चर्चा करते हैं, किसी से झगड़ा सुलझाने वाली बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्ले। अक्सर ये वर्ड प्लूरल में यूज़ किया जाता है पार्लेज की तरह। ठीक है, पार्लेज। द यूएस एंड तालिबान आर एंगेज्ड इनटू फ्रूटलेस पार्लेज। यूएस और तालिबान इंगेज्ड हैं ऐसी पार्लेज में, ऐसी डिस्कशंस में जो फ्रूटलेस हैं, जिनका कोई भी फ्रूट नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, झगड़ा कभी नहीं सुलझेगा। ठीक है, तो निगोशिएशन, टॉक या डायलॉग, तीनों बातचीत के सिनोनिम्स हैं। आज निगोशिएशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कभी पार्लेज आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, है ना। चलिए लास्ट वर्ड आज का एमिकेबल। एमिकेबल जो है ना, ये वर्ड बना है अमी से या अमो से या अमोर से। आपने अमोर वर्ड बहुत गानों में सुना होगा, है ना। अमोरे मियो, टी अमोर। अमोर का मतलब होता है लव इटालियन में, अगर मैं सही हूँ तो अमोर से एमिकेबल बना है, मतलब जिस चीज़ में प्यार हो, अमोर हो, अमी हो, यानी लव हो। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना, कॉर्डियल, जिसमें थोड़ा सा गर्मजोशी, प्यार, सब चीज़ों का थोड़ा सा मिक्सचर हो। एमिकेबल रिश्ता हो सकता है, एमिकेबल डिस्कशंस हो सकती हैं। डिस्पाइट डिफरेंसेस यूरोपियन कंट्रीज़ हैव लर्न टू को एग्जिस्ट एमिकेबली।
बावजूद अपने फासलों के यूरोपियन कंट्रीज़ ने सीख लिया है कि एक दूसरे के साथ रहना, कोएग्जिस्ट करना एमिकेबली यानी फ्रेंडली तरीके से। एडवर्ब फॉर्म में इस वर्ड को मैंने यूज़ किया है। अब देखो, दोस्ताने को या प्यार भरे को आप एफेबल या कंजीनियल भी बोलते हैं या कोर्डियल भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में एमिकेबल देखेंगे। मैंने वैसे एडवर्ब फॉर्म यूज़ किया है, आप इसको एडजेक्टिव फॉर्म में ही देखने वाले हैं। चलिए, वो क्या हो गई 5 वर्ड्स इन डिटेल। जो मैंने आपसे 2 वर्ड्स पूछे थे, 1 वर्ड्स, वो हैं जो दूर की देख पाता हो वो होता है क्लेयरवॉयंट, ठीक है, और जो पास की ही देख पाता हो, दूर की ना देख पाता हो, उसको बोलते हैं मायोपिक। क्लेयरवॉयंट को एक और वर्ड से बताया जाता है सैगेशियस। चलो, अब देखूंगा आज मैं कितने बच्चों को ये आता था और कितनों ने कमेंट्स में डाला है। चलो, अब जल्दी से एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है आपको पता लगे। इंडिया श्रीलंका के हिस्टोरिकल टाइज़ हैं। श्रीलंका में रावण रहता था, अपने को अच्छे से पता है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब टाइज़ अपने वहीं से हैं, रामायण के वक्त से ही अपने जो है टाइज़ बने हुए हैं। लेकिन ये रिश्ते बार बार जो है ख़राब हो जाते हैं, और इनके पीछे रीज़न क्या है पता है आपको? तमिल क्वेश्चन। ये तमिल वाला वही क्वेश्चन है, वो लिट्टे वाला, प्रभाकरण वाला, राजीव गांधी के हत्याकांड वाला। इंडिया से जो तमिल श्रीलंका में गए हैं वो आज भी सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं। श्रीलंका की जो सिंहला कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो इंडियन तमिल्स को आज भी, जो वहाँ पे 150-200 साल से रह रहे हैं ना तमिल्स, 500 साल से भी रह रहे होंगे, उनको आज भी बाहर का समझते हैं, और कई बार इनके साथ जिनोसाइड हुआ है, आज भी इनको पूरे अधिकार नहीं मिले हुए हैं। भारत यही सवाल श्रीलंका से बार बार उठाता है कि हमारे तमिल लोगों का आप कैसे ध्यान रखने वाले हैं, और इसी मामले पे दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते भी उलझते हैं। लेकिन रिसेंटली अब रिश्ते जब सही होने की बात हुई है तो बात की जा रही है एफडीआई की, श्रीलंका को फाइनेंशियल सपोर्ट की, हमारा यूपीआई श्रीलंका में चला देंगे, रुपए से वहाँ पे ट्रेड होगा। तमिल क्वेश्चन पे कोई भी बात नहीं हुई। हमारा आर्टिकल अभी कह रहा है कि ये सब अधूरी बातें हैं जो आप कर रहे हैं। तमिल क्वेश्चन जब तक नहीं सुलझेगा, रिश्ते अच्छे नहीं हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएंगे। 1-2 दिन, 15-20 दिन की बात अलग है, फिर ये कुछ कर देंगे तमिल के लिए या तमिल लोगों के खिलाफ, फिर इंडिया में जो है इनके लिए गुस्सा फिर से पैदा हो जाएगा। तो आज की टोन एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। तमिल क्वेश्चन समझ गए ना? तमिल लोगों के साथ जो गलत हो रहा है श्रीलंका में, वही क्वेश्चन इंडिया में हर बार उठाया जाता है। कह रहा है जी, विद अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइंड अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर देयर रिलेशंस। कह रहा है जी, एक जॉइंट स्टेटमेंट के साथ ही, विद अ जॉइंट स्टेटमेंट जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, आर्थिक कोऑपरेशन समझते ही है ना, आर्थिक सहयोग पे। कह रहा है इसी के साथ ही इंडिया और श्रीलंका जो है उन्होंने आउटलाइन कर दिया, उन्होंने रूपरेखा दे दी। आउटलाइन करना, किसी चीज़ को रूपरेखा देना, एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन को, एक ऐसी विजन को जो आगे की तरफ लुक करती है, जो फ्यूचर का ख्याल करती है, और किसके लिए? अपने रिलेशंस के लिए, रिश्तों के लिए। इंडिया श्रीलंका दोनों की वर्ब है आउटलाइन। आउटलाइन करना यानी आगे के बारे में, रूपरेखा देना, किसी चीज़ की आउटलाइनिंग देना। किसी भी चीज़ की जो आउटलाइनिंग होती है, आउटलाइन ऑफ समथिंग, उसको आउटलाइन के अलावा एक और वर्ड से बताया जाता है। वर्ड लिख देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको, स्पेलिंग भी देख लेना। सल्यूट, ठीक है, रूपरेखा, सल्यूट, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट। सल्यूट को आप परछाई भी बोल सकते हैं किसी की। आपने दूर से देखा आपका दोस्त आ रहा है, साफ से उसका चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन उसकी बॉडी शेप दिख रही है, तो वो सल्यूट है आपके दोस्त की, है ना। परछाई सी है या उसकी आउटलाइन सी है, ढंग से वो दिख जाएगा तो दोस्त बन जाएगा, हो सकता है कोई और हो, तो आप उसका जो देख पा रहे हैं वो सल्यूट है। स्पेलिंग ज़रूर देख लेना, सिल हो एट, अगर ऐसे लिखोगे तभी ये स्पेलिंग सही बन पाएगी। बढ़े आगे, आज के क्विज में शायद पूछी हुई आपसे। कह रहा है द स्टेटमेंट एंटाइटल्ड प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, रिलीज्ड आफ्टर टॉक्स बिटवीन पीएम मोदी and Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe in Delhi last week, lays out the vision in 5 areas। लंबा सेंटेंस है लेकिन बड़ा आसान सा है। कह रहा है जो स्टेटमेंट है ना, वो ले आउट करती है विज़न को। आउटलाइन करना, ले आउट करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, और विज़न का मतलब होता है नज़रिया। 5 एरियाज़ में ये स्टेटमेंट जो है 5 एरियाज़ में हमारी विज़न को रखती है सबके सामने। अब ये बीच में क्या लिखा हुआ है? बीच में ताम झाम कुछ भी नहीं है। ये करे जी वो स्टेटमेंट जिसका टाइटल है ये बड़ा सा, फिर ये भी इसका टाइटल ही है, और ये जो रिलीज़ हुई है बातचीत के बाद में पीएम मोदी के बीच में और रानिल विक्रमसिंघे के बीच में, दिल्ली में हुई है, पिछली वीक हुई है। समझ गए? एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
कॉमा से कॉमा में अलग की गई है, इसको आप ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। कह रहे स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली जॉइंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो ऐसे 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 बनी हुई है, ये ले आउट करती है विजन को 5 एरियाज़ में। अब वो 5 एरियाज़ देख लो। मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव। मैरीटाइम मतलब समुद्री, एयर मतलब हवाई, एनर्जी, ट्रेड, एनर्जी समझ गए आप। ट्रेड क्या होता है जी, व्यापार। और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव मतलब लोगों का आना जाना, इंडिया से श्रीलंका में, श्रीलंका से इंडिया में। स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट है, लेआउट इसकी वर्ब है। अब ये ले आउट या ले डाउन दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, प्लान करना, है ना, रूपरेखा देना, आउटलाइन करना। ले से बनने वाले ही 3 फ्रेजल वर्ब्स और हैं, ले असाइड, ले ओवर, ले ऑफ। मीनिंग आते कि नहीं आते इनके? ले ऑफ करना, नौकरी से निकालना, फायर करना। ले ओवर का मतलब होता है जी टू स्टॉप या हॉल्ट इन बिटवीन योर जर्नी। आगे लिख लेना, ठीक है। दिल्ली से बेंगलोर जाना है, बीच में मुंबई के अंदर प्लेन रुक गया, 2 घंटे खड़ा रहा वहाँ पे, तो 2 घंटे का ले ओवर था बेंगलोर में। ऐसे आप इस वर्ड को याद रखें, है ना। ले ओवर इसी को ही बोलते हैं। अगर आप थोड़ा फ्लाइट वगैरह लेते हो तो ले ओवर आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ले असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में ले कर देना, साइड में रख देना, या तो उसको इग्नोर करना, काम की नहीं है, या फिर वो इतनी काम की है कि आप उसको सेव फॉर फ्यूचर करते हैं। जो चीज़ काम की नहीं है उसको भी ले असाइड करते हैं, साइड में रख देते हैं, काम की नहीं है रख दो उसको। और जो चीज़ आपको लगता है जी कल बड़ा काम आएगी, आज नहीं काम की है, उसको सेव करके फ्यूचर के लिए रखना होता है, तो भी ले असाइड करते हैं। याद रखेंगे फ्रेजल वर्ब्स को। अब बढ़ेंगे आगे। करें जी न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका। कह रहे नई इन्वेस्टमेंट जो है मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी में, समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी में, वो शामिल करेंगी, इन्वॉल्व करेंगी डेवलप करना पोर्ट्स को, विकसित करना बंदरगाहों को और एयरपोर्ट्स को श्रीलंका में। तो ये काम हम अब करने वाले हैं। और ये कैसे? रिज्यूमिंग फेरी सर्विसेज एंड एक्सपेंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंकाज नॉर्दर्न ईस्टर्न प्रोविंसेस। कह रहे रिज्यूम करते हुए फेरी सर्विसेज को। फेरी क्या होती है? फेरी बोट्स या बड़े बड़े जो फेरी शिप्स होते हैं। फेरी का मतलब होता है आना जाना। पहले वो सुबह जाएगा, शाम को वापस आ जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। तो कह रहे रिज्यूम करते हुए फेरी सर्विसेज को, सुबह शाम आने जाने की सर्विसेज को बोट और शिप्स के जरिए, और एक्सपैंड करके फ्लाइट नेटवर्क्स को जो कनेक्ट करेगा तमिलनाडु और श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस को। सारे तमिल जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में रहते हैं, ऊपर ऊपर जो श्रीलंका का हिस्सा है ना, जो इंडिया के करीब, तो वहाँ से कनेक्टिविटी फ्लाइट की भी बढ़ाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स की वर्ब है विल इन्वॉल्व। आपको पता है इतने सारे तमिल श्रीलंका में गए क्यों? सब झगड़ा अंग्रेज़ों का है। श्रीलंका में जो बाग है ना, चाय के खाना बागान वगैरह हैं, वहाँ पे काम करने के लिए तमिल्स को ले जाया जाता था श्रीलंका के अंदर, जो है जो अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ चले गए, वो तमिल वहीं रह गए, और आज उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है काफ़ी, है ना। उनको बाहर का समझा जाता है, उनके जिनोसाइड हो रही है, मार काट होती है उनके साथ हर कुछ सालों से। करा मेजर सर्ज इन एनर्जी कनेक्टिविटी विल इंक्लूड डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एंड सोलर प्लांट्स इन श्रीलंका। एक मेजर जो सर्ज है, एक बड़ा जो उछाल है एनर्जी कनेक्टिविटी में, उसमें शामिल होगा डेवलप करना रिन्यूएबल एनर्जी के विंड और सोलर प्लांट्स को श्रीलंका में। ये काम भी हम करने वाले हैं। पोर्ट्स भी बनाएंगे, फ्लाइट्स को भी बढ़ाएंगे, फेरी सर्विसेज को भी बढ़ाएंगे, वहाँ पे विंड और सोलर प्लांट्स भी बनाएंगे। चलिए सिंपल सेंटेंस, सर्ज की वर्ब है विल इंक्लूड। कह रहा है जी बोथ होप टू इंक्रीज ट्रेड and continue Indian support for Sri Lanka's economy that crashed last year and is slowly working out its debt restructuring process। कह रहे जी दोनों ही होप करते हैं, दोनों कंट्रीज ये आशा करती हैं कि इंक्रीज़ करेंगे ट्रेड को और कंटिन्यू करेंगे इंडियन सपोर्ट को श्रीलंका के लिए या श्रीलंकन इकॉनमी के लिए। कह रहे वो इकॉनमी जो क्रैश कर गई थी लास्ट ईयर, ढह गई थी पिछले साल, और धीरे धीरे वर्कआउट कर रही है, धीरे धीरे काम कर रही है। वर्कआउट करना यानी काम करना, अपनी डेट की रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पे, अपने लिए गए कर्ज के नए ईएमआई बनाने के प्रोसेस पे। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? डेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब जो कर्जा लिया है उसकी नई किस्तें विस्तें बनाना, है ना, नए हिसाब से कैसे उसको वापस करोगे, कितना ब्याज दोगे। सिंपल सेंटेंस है। होप यही कर रहे हैं कि ट्रेड बढ़ता जाएगा और श्रीलंका की इकॉनमी जो है अब धीरे धीरे बाहर आ रही है अपने कर्जे में से। बोथ की वर्ब हो गई होप, बोथ आया इंडिया और श्रीलंका के लिए।
दैट आया इकॉनमी के लिए, इकॉनमी की वर्ब है क्रैश्ड, और दूसरी वर्ब है इज वर्किंग आउट। वर्कआउट करना, किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करना, जतन करना, मेहनत करना, है ना। कह रहे जी अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड टू ऑपरेशनलाइज यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स इन श्रीलंका एंड टू डेजिग्नेट इंडियन रुपी एज करेंसी फॉर ट्रेड। कह रहे एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको भी साइन किया गया था। MOU आपको 2-3 दिन पहले बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक MOU किया जाता है, कच्चा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल नहीं है। इसमें बस दोनों पार्टियां बोलती हैं हाँ हाँ हम रेडी हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और ये सारी हमारी शर्तें होंगी। तो कह रहे एक MOU जो है, कच्चा कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसको भी साइन किया गया था ऑपरेशनलाइज करने के लिए यूपीआई की डिजिटल पेमेंट्स को श्रीलंका में, और डेजिग्नेट करने के लिए भारतीय रुपये को, इंडियन रुपये को एक करेंसी के लिए, ट्रेड के लिए। अब श्रीलंका में जाकर के आप यूपीआई भी कर सकते हैं और श्रीलंका में आप चाहें तो आप अपनी करेंसी रुपया को यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ जाकर के आपको नई करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग MOU की वर्ब है वॉज साइंड पैसिव वॉइस में। कह रहे दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सप्लोर वेज ऑफ फाइनेंसिंग टूरिज्म एंड कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रैवल एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशन। कह रहे दोनों कंट्री इस चीज़ पे भी एग्री हो गई कि एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे उन रास्तों को, वेज को जो बढ़ाने के हैं टूरिज्म को, यानी पर्यटन को, और कल्चरल और रिलीजियस ट्रैवल को, सांस्कृतिक और धार्मिक ट्रैवल को दोनों कंट्रीज़ में, और एजुकेशन कोलैबोरेशन को, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों के आपसी सहयोग को। तो इस चीज़ पे भी दोनों अग्री हो गए। चलिए, फर्स्ट वाला आपका जो हो गया पैराग्राफ, इसमें बताया गया क्या अच्छी अच्छी बातें हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब सेकंड पैराग्राफ में बताएगा क्या कमी रह गई, कहाँ पे अधूरापन रह गया, किन बातों पे जो है काम करना अभी भी बाकी है। कह रहा है वाइल द विजन स्टेटमेंट रिवील्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द फ्यूचर वट इट लैक्ड वॉज कॉन्स्पिक्यूअस। कह रहे जी जहाँ जो विजन स्टेटमेंट है वो रिवील करती है, या उसने रिवील किया, उसने खुलासा किया। विजन स्टेटमेंट समझ गए, दोनों कंट्रीज़ का स्टेटमेंट विजन को लेकर के आगे की, जहाँ उसने रिवील किया एक डिटेल्ड प्लान को, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को, फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए। कह रहा है वहीं पे हुआ क्या। कह रहा है जो चीज़ ये कमी छोड़ती है, वट इट लैक्ड, जिस चीज़ की इसमें कमी है, ये लैक करती है, दैट इज़ वॉस, वट की वर्ब है वॉस, वो है कॉन्स्पिक्यूअस, वो चीज़ बड़ी ही क्लियर है, नोटिसेबल है, दूर से साफ साफ दिख रही है। जो भी कमी है ना स्टेटमेंट में, वो कमी सबको साफ साफ दिखाई दे रही है। अब वो कमी बताई गई है इस जो है कॉलम के बाद में। नन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट्स रिलीज ड्यूरिंग मिस्टर विक्रम सिंघले's विजिट एक्नॉलेज्ड प्रीवियस कमिटमेंट्स बाय श्रीलंका ऑन ऑनरिंग 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस। कह रहे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं ऐसी जो रिलीज़ की गई हो विक्रम सिंघले जी की विजिट के दौरान, जो एक्नॉलेज करती हो, जो मानती हो पिछले वाले कमिटमेंट्स को, पिछले वाले वादों को जो श्रीलंका करके गया था, और किस चीज़ पे, ऑनर करने पे, रिस्पेक्ट करने पे या पूरा करने पे, श्रीलंका के 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। अच्छा, अब ये क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13A? ये है डिवोल्यूशन के लिए या डेलीगेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। डिवोल्यूशन मतलब बांट देना चीज़ों को, बड़ी चीज़ के छोटे छोटे हिस्से कर देना। ये अमेंडमेंट है हिस्से कर देने के लिए या बांट देने के लिए शक्तियों को, पावर्स को, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस में, श्रीलंका के उन हिस्सों में जहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते हैं। आज भी वहाँ पे इलेक्शन की पावर्स नहीं है, वो लोग रह रहे हैं लाइक रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स। वहाँ पे 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया कि इन लोगों को भी वोटिंग करवाई जाए, इनको भी पावर्स मिले हैं, ये भी श्रीलंका के ही लोग हैं। वो कमेंडमेंट जो है आज तक इन्फोर्स नहीं हो पाई। तो ये श्रीलंका वादे कर रहा है, पिछले जब से कमेंडमेंट आई है, मुझे नहीं पता कब से आई है, जब से आई है श्रीलंका वादे कर रहा है, लेकिन उन वादों का इस रिटर्न डॉक्यूमेंट में कोई जिक्र नहीं था। अच्छा, और किस चीज़ का नहीं था? एंड फॉर रिजॉल्विंग द लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज ओवर अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन। रिजॉल्व करने के लिए उस लंबे पेंडिंग इशू को जो है अरेस्ट का भारतीय मछुआरों के, श्रीलंका के, तमिलनाडु के और जो केरला के जो मछुआरे श्रीलंका में जाके पकड़े जाते हैं, उनको अरेस्ट करने पे। तो ये चीज़ें जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी गई थी, ऊपरी ऊपरी बातें हो गई, यूपीआई फूपीआई, बाकी जो मेन इशू दोनों कंट्रीज़ के बीच में है उसके ऊपर कोई भी बातचीत हो ही ना पाई। स्टेटमेंट की वर्ब है रिवील्ड, वट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है लैक्ड, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब आप समझ गए हैं, जो दूर से दिखाई देता हो, समझ में आता हो, क्लियर हो, नोटिसेबल हो, एपरेंट हो, भड़कीला बोल सकते हैं इसको। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड होता है। नन की वर्ब है एक्नॉलेज्ड।
डिवोल्यूशन जो है एवोल्यूशन का बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल एंटोनिम है। एवोल्यूशन में छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के बड़ी हो जाती हैं, डिवोल्यूशन में एक बड़ी सी चीज़ होती है उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, है ना। कह रहे जी ये समझ गया आप क्वेश्चंस क्या है। कह रहा इट वॉज लेफ्ट टू मिस्टर मोदी टू मेक अ शार्प अपील इन स्पीच फॉर डिवोल्यूशन एंड द कॉन्डक्ट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस। कह रहा ये छोड़ दिया गया मिस्टर मोदी पे कि वो मेक करें एक शार्प अपील को, एक तीखी अपील को अपने स्पीच में डिवोल्यूशन को लेकर के और कॉन्डक्ट को लेकर के, करवाए जाने को लेकर के प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन को। मोदी जी ने ये बात की अपनी स्पीच में, कागज़ पे लिख करके स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आया ये बात। और कह रहा है मोदी जी ने क्या बोला, कह रहा है एंड ही एम्फसाइज द नीड टू इंश्योर अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर द श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी। और मोदी जी ने एम्फसाइज किया, जोर दिया, एक्सेंचुएट किया, हाईलाइट किया उस नीड को, उस ज़रूरत को जो है इंश्योर, सुनिश्चित करने की एक ऐसे जीवन को जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी का है, आत्मसम्मान और गरिमा का है श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी के लिए, श्रीलंका में रहने वाले तमिलनाडु के तमिल्स के लिए। बात आई समझ में। कहीं भी डॉक्यूमेंट में बातें नहीं लिखी गई, मोदी जी को आखिरकार खुद ही बोलना पड़ा कि चलो तुम मान तो रहे नहीं हमारी बात, लिखने को तो तैयार हो नहीं तुम, तो मैं ही बोल देता हूँ कि इंडियन तमिल्स का आपको ध्यान रखना है और इलेक्शंस करवाने हैं वहाँ पे। वो तमिल्स अब श्रीलंकन्स ही हैं, उनको अपना ही हाथ जो है आदमी समझो। इट की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज करना, किसी चीज़ पे जोर देना। एम्फसाइज और स्ट्रेस ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में ऑन नहीं लगाया जाता। एम्फसाइज्ड ऑन द नीड, अभी इस ऑन को लगाऊंगा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी आप जानते होंगे, व्हेन समथिंग इज़ लेफ्ट टू समवन, तो उस आदमी पे वो चीज़ छोड़ दी जाती है, वो जो करना चाहे उसका करे। तो ये बात भी मोदी जी पे छोड़ दी गई कि आप ही बोल दो जो बोलना है, कागज़ पे नहीं लिखेंगे। कह रहा है इन कोलंबो द रूलिंग SLPP दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट विक्रम सिंघले मेड इट क्लियर दैट इज गवर्नमेंट लैक्स द इलेक्टोरल मैंडेट टू डिस्कस दीज इशूज़। कह रहा है कोलंबो में जो रूलिंग SLPP है, जो पार्टी है रूल कर रही है, जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट को प्रेसिडेंट विक्रम सिंघले को, जिनके प्रेसिडेंट है विक्रम सिंघले। कह रहे हैं विक्रम सिंघले की जो पार्टी है ना, जो उसने इस चीज़ को साफ कर दिया, मेड इट क्लियर कर दिया कि उनकी सरकार कमी है, उसके पास लैक करती है इलेक्टोरल मैंडेट को, चुनावी जनादेश को। चुनावी जनादेश क्या होता है, लोगों का सपोर्ट, कितने लोगों ने आपको वोट डाला है। तो उनकी सरकार के पास सपोर्ट ही नहीं है डिस्कस करने का इन इश्यूज़ को। और कौन से इश्यूज़ हैं, फॉर लॉन्ग द कोज ऑफ टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो लंबे वक्त से कोज हैं, कारण है टेंशंस का श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो ये बोल दिया विक्रम सिंघले जी की सरकार ने कि हमसे ये इश्यूज डिस्कस मत करना, हमारे पास तो लोगों का सपोर्ट है ही नहीं। SLPP की वर्ब है मेड, दैट आया SLPP के लिए, वर्ब आई है इसकी प्रोवाइड्स, सिंगुलर एंटीसीडेंट है इसलिए सिंगुलर ही वर्ब है। गवर्नमेंट की वर्ब है लैक्स। लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की आपके पास कमी होना। कह रहे द फैक्ट दैट नीदर मिस्टर विक्रम सिंघले's comments in Delhi nor the joint statement referred to such critical issues may be the bigger message from the meeting। कह रहे जो फैक्ट है ना, ये जो बात है, कौन सी बात भाई, दैट वो ये कि ना तो विक्रम सिंघले के जो कमेंट्स हैं दिल्ली में, मिस्टर विक्रम सिंघले ने जो बातचीत की है, जो कहा है दिल्ली में, और ना ही जो जॉइंट स्टेटमेंट है, दोनों कंट्रीज़ की जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है, जिसपे मोदी जी के भी साइन है और विक्रम सिंघले जी के भी साइन है। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना कि दोनों में से किसी भी चीज़ ने नहीं रिफ़र किया, इशारा किया, इंडिकेशन दिया, और किसकी तरफ, क्रूशल इश्यूज़ की तरफ, इन क्रूशल मुद्दों की तरफ। कह रहा है ये जो फैक्ट है, ये जो बात है ना, ये हो सकता है मे बी, ये फैक्ट हो सकता है मे बी बड़ा मैसेज हो पूरी मीटिंग से। सबसे बड़ा मैसेज इस मीटिंग से ये निकले कि हमने UPI की बात करके एलिफेंट इन द रूम है उसको छोड़ दिया। जिस बात पे बात करनी चाहिए थी उस बात पे बात ना करके बाकी सब बातों पे बात कर ली, यही मैसेज इस मीटिंग से निकल रहा है। चलिए अब वो मैसेज क्या है, मैसेज ये है जी, दैट डिस्पाइट श्रीलंकाज अदर डिपेंडेंसीज ऑन न्यू दिल्ली, द इंडियन गवर्नमेंट इज़ नो लॉन्गर वेलकम टू ब्रिंग इट्स हिस्टोरिकल कंसर्न्स ओवर द तमिल इशू इनटू बायलैटरल नेगोशिएशंस। बावजूद अपनी श्रीलंका की दूसरी डिपेंडेंसीज के नई दिल्ली पे, श्रीलंका हर तरीके से डिपेंड है दिल्ली पे, एनर्जी के लिए, जो डेट के लिए। कह रहा है बावजूद अपनी निर्भरता के दिल्ली के ऊपर भारत सरकार आज भी वेलकम नहीं है, या बिल्कुल भी स्वागत नहीं होता है उसका कि वो ब्रिंग कर सके अपने ऐतिहासिक चिंताओं को, कंसर्न्स को, जो है तमिल के इशू पे, और कहाँ ब्रिंग कर सके, दो तरफा बातचीत के वक्त, बायलैटरल नेगोशिएशंस के वक्त।
श्रीलंका हम पे डिपेंडेंट है, लेकिन यही श्रीलंका हमसे कहता है कि तमिल क्वेश्चन की बात हमसे मत करना, जो डिपेंडेंसी है बस वो हमारी पूरी कर दो। ये जो है ना हम कभी फिर देखेंगे। तो ये बड़ा मैसेज इस मीटिंग से निकलता है। समझ में आ गया सेंटेंस? आप जिसकी मदद कर रहे हैं ना, वही आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, आपकी बात जो है सुनने को तैयार नहीं है। फैक्ट जो है ना, फैक्ट, इसकी वर्ब है मे बी। नीदर नॉर दोनों जुड़े हुए हैं, नीदर नॉर जोड़ रहे हैं कमेंट्स को, जॉइंट स्टेटमेंट को। नीदर इधर, नॉर इधर, इससे दो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों की वर्ब है रिफर्ड। रिफर के बाद में टू फिक्स्ड है, जिस भी चीज़ की तरफ आप इशारा करते हैं। गवर्नमेंट की वर्ब है इज। नो लॉन्गर का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। निगोशिएशन यानी बातचीत, पार्लेज बोल सकते हैं इसको। पार्ले वर्ड आपको सिखाया था ना आज, डाला कि नहीं डाला इसमें मैंने? चलो मैं डाल देता हूँ, पार्ले, पार्ले। चलिए आगे बढ़े, इसमें कुछ देखने वाला है, बिल्कुल देखने वाला है। ये नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा कर लेते हैं क्लास को, फिर अपने इस नीदर नॉर पे आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आएंगे। कह रहा है जी, रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बॉन्ड्स, फैमिलियल बॉन्ड्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, हिस्ट्री हैज़ स्ट्रिप्ड अप टाइज इन द पास्ट and any vision for the future that does not include an amicable resolution of these issues will be considered incomplete। कह रहा है जी, बिना तवज्जो दिए, बिना रिगार्ड दिए, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथस्टैंडिंग, सभी का मतलब होता है जी इन चीज़ों को छोड़ दो, इन चीज़ों की बात मत करो। कह रहा है जी, रिगार्डलेस ऑफ, बिना बात किए, बिना तवज्जो दिए, मजबूत फैमिलियल बॉन्ड्स को, फैमिली जैसे रिश्तों को, फैमिलियल मतलब परिवार जैसे रिश्ते, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पारिवारिक रिश्ते ही है ना। रावण वहाँ रहता था, राम जी यहाँ से गए थे, सीता माता को हनुमान जी छुड़ा के लाए थे, तो पारिवारिक रिश्ते ही हैं दोनों कंट्रीज़ के, नेबर्स वाले। तो कह रहा है इसके बावजूद हिस्ट्री जो है ना, उसने ट्रिप अप किया है, उसने लड़खड़ाने पे मजबूर किया है। ट्रिप अप करना यानी स्टम्बल करवाना, फॉल्टर करना, लड़खड़ाना, और किसका? रिश्तों का, पास्ट में। अच्छे रिश्तों के बावजूद हमारे रिश्ते पास्ट में, हिस्ट्री हमने देखी है कि पास्ट में बड़ी बार जो है लड़खड़ाए हैं। और कोई भी विज़न जो है फ्यूचर का, जो इंक्लूड नहीं करे दोस्ताने तरीके से रेजोल्यूशन को, एमिकेबल रेजोल्यूशन को, इन सभी इश्यूज़ को, कह रहा है वो माना जाएगा अपने आप में अधूरा, अपने आप में इनकम्प्लीट। विजन विल बी कंसीडर्ड, विजन आपका सब्जेक्ट है, विल बी कंसीडर्ड इसकी वर्ब है। दैट आपका सब्जेक्ट है, विजन के लिए आया, दैट की वर्ब है डज नॉट इंक्लूड। एमिकेबल मतलब दोस्ताना या फ्रेंडली। समझ गए सिंपल सेंटेंस? फैमिलियर मतलब फैमिली जैसा, रिगार्डलेस ऑफ यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ। अब जल्दी से ग्रामर कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको देख लो, फिर अपने बढ़ेंगे आज के क्विज की तरफ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नीदर नॉर, इधर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये आती हैं तो दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगी, और इनकी जो वर्ब आएगी ना, इस पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन आएगी कि मैं वर्ब क्या दूँ। अगर तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब तो सिंगुलर हो जाएगी, अगर दोनों सब्जेक्ट ही सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब आएगी नॉर के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों इससे जुड़े हो, नीदर नॉर से, इधर और से, तो प्लूरल वाले को नॉर के बाद में रखा जाता है सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए। प्लूरल वाले को नॉर के बाद में रखा जाता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझो, वर्ब आएगी हमेशा नॉर के बाद में रखे हुए सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेंटेंस में अगर प्लूरल कोई भी नाउन हो तो उसको नॉर के बाद में रखा जाए, सिंगुलर को नीदर के बाद में रखा जाए। दोनों सिंगुलर हैं तो फिर जैसे मर्जी रख लो, दोनों प्लूरल हैं तो जैसे मर्जी रख लो। नॉर के बाद में आप प्रेफर करेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो वो नॉर के बाद में रखा जाए। अब देखो इसको टेक्निकली समझा देता हूँ, क्वेश्चन को आपने जो है क्वेश्चन की फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को। नीदर नेहा नॉर सुमित इज़ या आर अटेंडिंग द वर्कशॉप। ना तो नेहा ना सुमित वर्कशॉप को अटेंड करने वाला है। नेहा भी सिंगुलर, सुमित भी सिंगुलर, कोई झगड़ा ही नहीं है। नीदर नॉर को कैसे भी जोड़ दो, सुमित को चाहे यहाँ ले आओ, नेहा को इधर ले आओ, है ना, कैसे मर्जी कर लो। वर्ब आएगी दोनों का सिंगुलर होने के लिए, सिंगुलर होने की वजह से इज़, आर नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब को आपको यूज़ करना है। ये वाला तो क्लियर है, पहला वाला क्वेश्चन तो। नेहा भी सिंगुलर, सुमित भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब दूसरा वाला देखो, नीदर द प्रोफेसर्स नॉर द चीफ गेस्ट इज अटेंडिंग द वर्कशॉप। ना तो प्रोफेसर्स ना ही चीफ गेस्ट वर्कशॉप को अटेंड करने वाला है। अगर आप टेक्निकली देखें तो चीफ गेस्ट के हिसाब से वर्ब आ जानी चाहिए, आपको यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। प्रोफेसर जो है प्लूरल है, वो नीदर से जुड़ गया, नॉर के बाद में चीफ गेस्ट लिखा हुआ है, चीफ गेस्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन ध्यान ये देना है, मैंने आपको ये बताया कि जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो
उस केस में सिंगुलर वाले को उठा करके नीदर से पहले ले आओ, और जो प्लूरल वाला है उसको उठा करके नोर के बाद में ले आओ। बस इतना सा काम करना है। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो वर्ब आपकी आनी चाहिए यहाँ पे आर। प्रोफेसर्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है, दो कॉन्सेप्ट को मैंने जोड़ के बताया आपको। नोर के बाद में प्लूरल रखें और वर्ब हमेशा नोर के बाद में आने वाले सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। यही चीज़ इधर और पे अप्लाई होगी, यही चीज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो पे अप्लाई होगी। चलिए वो अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चंस को देख लें फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, मेजर इशू क्या था जो मिसिंग था विजन स्टेटमेंट से, जो रिलीज़ की गई थी टॉक्स के बाद में इंडियन पीएम और श्रीलंकन प्रेसिडेंट के बीच में। इनमें से कौन से इशू को उन्होंने बातचीत की नहीं, जो होना चाहिए था बातचीत लेकिन मिसिंग था? मेरे ख्याल से इसका आंसर सबका सही होगा। आज बहुत इजी बनाया, ये मैंने बैंकिंग क्लरिकल लेवल का बनाया, एसएससी CHSL लेवल का। आंसर निकालो इसका, फर्स्ट कमेंट में डाल रखा है वीडियो के नीचे, देखो आपको आंसर विद हिंट्स मिल जाएंगे। सेकंड देखो, परपोर्टेड रीज़न क्या रहा है या रिपोर्टेड रीज़न क्या है एब्सेंस की तरफ या ना मौजूदगी के लिए जो है इंडिया के कंसर्न का जॉइंट स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट में जो एब्सेंस है। क्यों हमारे कंसर्न्स को जॉइंट स्टेटमेंट में जगह नहीं मिली, बताया हुआ रीज़न उसका क्या है, परपोर्टेड रीज़न क्या है। तो 4 आपके पास रीज़न दिए गए हैं। श्रीलंका को बात ही नहीं करनी इन पे, या श्रीलंका को चाइना का प्रेशर है बहुत सारा बात करने पे, या श्रीलंका जो है ऐसे कंसर्न्स को ऐसा समझती है कि अनरिजॉल्वेबल है, रिजॉल्व हो ही नहीं सकते, या वहाँ की रूलिंग पार्टी के पास में सपोर्ट नहीं है इन इश्यूज़ पे बात करने का एट द मोमेंट इस वक्त। बहुत ईजी आंसर है इसका, सबका सही होगा आज मुझे पता है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, पहले अपना निकाल लो फिर मेरे वाले से मैच कर लो। थर्ड में पूछा है जी, समुद्री को क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो चीज़ सी या नेवी से रिलेटेड हो, तो ये भी आपको आता है। चौथे में पूछा है जी, बातचीत जो किसी रिजॉल्व करने के लिए हो डिस्प्यूट को पीसफुली, इसको क्या बोलेंगे, ये भी आपको आता है। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का सिनोनिम पूछा है आपसे, कोशिश करना निकालने की आंसर थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि मैंने एक बड़ा अच्छा वाला सिनोनिम रख दिया है कॉन्स्पिक्यूअस का, जो आपने शायद वोकैब शीट के वक्त ध्यान ना दिया हो, है ना। निकालो इसका आंसर, चारों का मीनिंग निकालोगे तो अपने आप इसका जो है सिनोनिम निकल आएगा। 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। एरर्स आपको मिलेंगी, एक तो रिफर वर्ब के आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलेगी नीदर नॉर की वजह से। चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर है, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में, मार्क्स लिखा करो कमेंट्स में ना। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।